नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसे नोट कर रहे हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो आप फटाफट से सवाल भेजें और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही इस नंबर पर भेजें। सबसे पहले हम गोल्ड और सिल्वर की बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पर चमक बढ़ती दिख रही है। सोना फिर से 86,500 रुपये के करीब पहुंच चुका है। लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही कारोबार हो रहा है। मनोज जैन है हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, गोल्ड में फिर से तेजी बढ़ती जा रही है। शाम के सत्र में अगर किसी को ट्रेड करना है तो गोल्ड पर क्या सलाह देंगे आप? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल मार्केट में सोने में कल नए हाई बनते हुए देखे थे और भारतीय बाजारों में भी आज रुपये की कमजोरी के चलते हमने फिर से एक बार जो है नए हाई की तरफ सोने को बढ़ते हुए देखा है। लेकिन एक दायरे में ही सोना बना हुआ है और भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 85,600 से 86,600 की एक रेंज बनी हुई है। शाम के सत्र में अगर थोड़ा डिप मिलता है, 86,150 के आसपास के रेट मिले तो वहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना है 85,920 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 86,650 के रहेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है। एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर ऋषि जी आपके पास आएंगे। आपके ही एक्सचेंज से जुड़े हुए सवाल हैं ये। अमित है ग्वालियर से। चांदी उन्होंने खरीद रखा है 2 लॉट 93,300 रुपए में लॉन्ग पोजीशन उन्होंने बना रखी है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मनोज जी, क्या करें? चांदी 2 लॉट, बाइंग का लेवल है 93,300 रुपए, क्या करें? एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे कीमतें थोड़ी सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है और बेस मेटल्स में भी थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें और फिर थोड़ा डीप मिलता है 94,000 के आसपास तो वहां फिर से री इंटर जो है वो कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए अमित जी, आप फॉलो कर सकते हैं। पूनम है आगरा से। चांदी में पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे। इनको क्या सलाह है? इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, इन्होंने कोई और डिटेल्स शेयर नहीं की है। इनको क्या करना चाहिए पूनम जी को? रेंज जो है यहाँ पे 94,000 से 96,600 की एक बनी हुई है। तो वर्तमान लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं दिखता है, थोड़ा डिप मिलता है कहीं भी 94,400 से 94 के रेंज में, तो वहां बाय कर सकते हैं और ऊपर में लक्ष्य जो है वो 96,600 के रखे जा सकते हैं। ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक है हमारे साथ रमेश है कर्नाटक से। ये भी गोल्ड सिल्वर पर ही इनका सवाल है। रेगुलर हमारे दर्शक है, एडवोकेट भी हैं। सोने चांदी को किन स्तरों पर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ये सलाह चाह रहे हैं। मनोज जी, गोल्ड सिल्वर का बाइंग या सेलिंग लेवल, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उनसे शेयर कर दीजिए। सेलिंग की तो यहाँ सलाह नहीं रहेगी। अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो यहाँ डिप्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर ट्रेडर हैं तो सोने में 86,150 के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए 85,920 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 86,650 के रहेंगे। सिल्वर में यहाँ 94,400 से 94 के रेंज में मार्च का वायदा बाय किया जा सकता है। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 96,600 के रखे जा सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ नरेश जैन हैं और हर्ष हैं जयपुर से। सवाल दोनों के सेम है कि नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए। क्या सलाह देंगे मनोज जी एनजी पर? नेचुरल गैस में कल के सत्र में हमने एक अच्छा करेक्शन ऊपरी लेवल से होते हुए देखा था और हमारा मानना है कि नेचुरल गैस अपने सपोर्ट लेवल 344 345 के बेहद करीब है। तो थोड़ा अगर डिप मिलता है यहाँ पे शाम के सत्र में कहीं भी 345 के आसपास की कीमत मिलती है मार्च के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां बाय कर सकते हैं 338 के स्टॉप लॉस से और लक्ष्य यहाँ पे 358 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, तो कुछ दर्शकों के सवाल हमने ले लिए हैं, बाकी दर्शकों के सवाल हम आगे शो में लेंगे, तो आप सवाल भेजते रहें। मनोज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब तक हम बातचीत कर लेते हैं अपने खास मेहमान से। हमारे साथ ऋषि नथानी जी हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर है एमसीएक्स के। शुक्रिया ऋषि जी, आपने वक्त निकाला। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। इस दौरान आपके एक्सचेंज के वॉल्यूम टर्नओवर में तो लगातार इजाफा हो ही रहा है। मेरा सवाल, एक अलग सवाल मैं अभी शुरुआत करना चाह रहा हूँ। वो सवाल है कि नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लागू होने के बाद से एमसीएक्स में क्या बदलाव आए हैं और एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को लेकर आप लोगों की रणनीति क्या है? ऋषि जी अनम्यूट कीजिएगा सर।
हाँ, धन्यवाद मिस्टर मोहन जी। पहली बात तो ये है कि जब से हमारा नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया है, हम्म। काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हमने काफ़ी उसमें फीचर्स ऐड किए हैं और मार्केट को भी अब काफ़ी उसमें सहूलियत हो रही है ट्रेड करने में। तो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और भी जितने भी फीचर्स और लाने हैं उसमें हम लाने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, रणनीति का सवाल है, तो हम तो अपना चेष्टा करते रहते हैं कि व्यापार में जैसे भी वृद्धि हो, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़े और हर तबके से पार्टिसिपेशन बढ़े, चाहे हेजर हो, चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, हेजर वीसीपीज हो और चाहे एफपीआईज हो। हर तरीके से हम चाहते हैं कि ये पार्टिसिपेशन बढ़े। तो चाहे एल्गो हो, नॉर्मल हो, हर प्रकार से पार्टिसिपेशन बढ़ने की ही हम के तरफ ही हम प्रयास करते रहते हैं। मिला के मकसद आपका यही है, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, नई टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट तो करेंगे, लेकिन पूरा जो गोल है वो ये है कि हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये एक बढ़िया कदम है, क्योंकि किसी भी, खास करके हिंदुस्तान जैसे मार्केट में जहाँ पर कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम को लेकर हमेशा चिंता रहती, खास करके एग्री मार्केट में, ऐसे में पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा यहाँ पर इशू भी है। सर, अब एक सवाल होगा, क्या एमसीएक्स ब्लॉकचेन या किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने की योजना बना रहा है या इस दिशा में कुछ काम हो रहा है? आज के दिन जो हमारा नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से ही है और आज के दिन मैं मानता हूँ कि विश्व में जो सबसे अ, आगे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से एक है। तो ये जो हम नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे अक्टूबर 2023 में, तो इसी में हम अगर सारे फीचर्स को एक्टिवेट करें और ऐड करें तो मेरे हिसाब से यही एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा ट्रेडर्स के लिए। सर, एक सवाल होगा कि कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय, हालांकि आपके क्रूड, एनजी और अब तो बुलियन के भी ऑप्शंस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, और जो ऑप्शंस अब ये चल नहीं पा रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, आज इंडेक्स फ्यूचर्स है या नॉर्मल फ्यूचर्स है, हम तो सबको ही लोकप्रिय बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक सवाल है कि जो कमोडिटीज नहीं चल पा रहे हैं या जिनमें वॉल्यूम बढ़ने की और वृद्धि की और क्षमता है और जहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि बढ़ सके, वहां जहां भी गुंजाइश है हम चेष्टा यही कर रहे हैं कि उसमें भी पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम्स बढ़ें। तो चाहे बेस मेटल हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे बुलियन हो, चाहे एग्री हो, हर जो सेगमेंट है उसमें हम यही चेष्टा में है, उसमें कार्यरत हैं कि इसमें वॉल्यूम बढ़े। सर, एक और सवाल है, क्योंकि आप कमोडिटी एक्सचेंज चलाते हैं ऋषि जी, फिजिकल बेस्ड कमोडिटी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल बेस्ड मतलब? यहाँ पे डिलीवरी के जो प्रावधान होते हैं कमोडिटी मार्केट में, तो इस तरह की ट्रेडिंग को लेकर आदमी, क्या होता है कि छोटे ट्रेडर्स बहुत सतर्क रहते हैं कि डिलीवरी का झंझट हो जाएगा अगर हम इसे कैरी करेंगे, तो इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए कैसे आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं? इससे फायदा क्या होगा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो डिलीवरी नहीं भी लेना चाहते हैं, उनकी भी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है कि डिलीवरी एक कई कमोडिटीज में ज़रूरी है, क्योंकि उससे मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है और डिलीवरी का जो थ्रेट रहता है उसके कारण कमोडिटीज में एक समन्वय बना रहता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो उसमें डिलीवरी नहीं लेना चाहते, तो जो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड होती है उसके पहले वो आराम से उससे एग्जिट कर सकते हैं और उन्हें कोई डिलीवरी का खतरा नहीं है। ये सिर्फ लास्ट 3 दिन में ही ये डिलीवरी का जो प्रावधान है वो रहता है। कई कमोडिटीज में पहले 5 दिन था, अब कई में 3 हो गया है। तो यही प्रावधान है, उसके पहले, एक्सपायरी के पहले यदि वो कमोडिटीज से एग्जिट कर ले या रोल ओवर कर ले अपने पोजीशन को, तो उन्हें कोई भी डिलीवरी का खतरा नहीं है। चलिए, एक सवाल सर, कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लेकर कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स और एमसीएक्स पर देखने को मिल सकते हैं? तो हम काफी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और अभी इस वक्त मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से प्रोडक्ट लाएंगे, बट जैसे भी हमें वो प्रोडक्ट समझ में आएंगे हम जरूर रेगुलेटर के पास जाएंगे और अनुमति प्राप्त करते ही हम मार्केट को बताएंगे और आपके चैनल पे आके भी उस प्रोडक्ट के बारे में जरूर विश्लेषण करेंगे। कोई बात नहीं सर, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूं, तो क्या क्रिप्टो करेंसी, कार्बन क्रेडिट या किसी अन्य तरह के नए एसेट क्लास में एंट्री की एमसीएक्स की भी योजना है क्या आगे?
देखिए उस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जब भी कोई वैसी कुछ होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, चलिए सर, एक सवाल मैनिपुलेशन और फ्रॉड, ये अक्रॉस द कैपिटल मार्केट काफ़ी समय से इश्यूज रहे भी है, आप लोगों की तरफ से भेजे जाते हैं, कई कोई प्रॉक्सी साइट बनाकर एमसीएक्स के नाम पे इस तरह के फ्रॉड करते हैं, तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए एमसीएक्स की क्या तैयारी रहती है? हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। पहली बात तो हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम है, जब भी कोई फ्रॉड को आइडेंटिफाई करता है, मार्केट को ज़रूर सचेत करता है उसके बारे में। बाकी हम कई सर्कुलर्स निकालते हैं, प्रेस रिलीज़ निकालते हैं जब भी हमें कोई फ्रॉड का पता चलता है। और हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए और ये फ्रॉड्स की प्रिवेंशन के लिए कई वीडियोज़ बनाते हैं, चैनल्स पे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दर्शाते हैं उनको, और बाकी प्रिंट मीडिया पे भी वैसे एड्स निकालते हैं। तो हमारे तरफ से ये प्रयास हरदम जारी रहता है कि जहाँ तक हो अ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकें कि जो फ्रॉड हमें पता चलता है या जो आम तौर पे मार्केट में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बारे में आम जनता को सचेत किया जाए। एफआईआईज की अब भागीदारी की बात करते हैं, एफआईआईज की भागीदारी जिस तरह से बढ़े हैं, पार्टिसिपेशन काफ़ी आपके एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए भी काफ़ी बढ़ता दिख रहा है, इस पर अब नया अपडेट क्या है? देखिए, एफपीआईज़ की तो पार्टिसिपेशन और भागीदारी एमसीएक्स पे बढ़े जा रही है, क्योंकि देखिए आज के दिन एफपीआईज़ को सिर्फ कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे क्रूड और नेचुरल गैस में अनुमति मिली है ट्रेड करने का। और आपको जैसे पता है कि एमसीएक्स प्रीमियर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रूड और नेचुरल गैस में भरपूर लिक्विडिटी है। तो एफपीआईज़ भी प्रेफर करते हैं कि एमसीएक्स में आके ट्रेड करें, और लगभग 140 के आसपास एफपीआईज़ एमसीएक्स पे लिस्टेड हैं और उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। और ओआई में भी जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी उनका एक अच्छी भागीदारी है। एक सवाल मेरा होगा कि कमोडिटी मार्केट के एक्सपेंशन के लिए पॉलिसी मेकर से आप लोगों की उम्मीदें क्या है? देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं और चेष्टा भी ज़रूर रहता है, बट हमें प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है कि जैसे-जैसे मार्केट में मैच्योरिटी आए उस हिसाब से हम माँगे। तो नए प्रोडक्ट्स, नए पार्टिसिपेंट्स, ये सब तो रेगुलेटर ने काफ़ी दिया है और हमें डिलीवर करना है उस पे। और जैसे-जैसे और हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हम रेगुलेटर के पास जाके अनुमति प्राप्त करके उसको लाएँगे। तो कमोडिटी मार्केट्स को भी जो ग्रो करना है, और आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ का जो फेज़ है कमोडिटी मार्केट्स में, कुछ साल पहले तक हम यही बोलते थे कमोडिटी मार्केट्स कब ग्रो करेगा, बट अब ये नहीं बोल सकते, अब ये बोल सकते हैं कि कितना ग्रो करेगा। तो अब आप देखें कि वो जो स्पीड पकड़ चुका है और अब कमोडिटी मार्केट्स का भी समय आ गया है। और जिस हिसाब से कमोडिटी मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, आशा करता हूँ कि आपके और मेरे जीवन काल में ये कमोडिटी मार्केट्स इक्विटी मार्केट्स को बराबरी का टक्कर देगा। उम्मीद में हम लोग भी है सर। अब ये चर्चा हो गई तो एक और सवाल एग्री मार्केट को लेकर, एग्री डेरिवेटिव मार्केट, हालांकि वो सेगमेंट आपका काफ़ी छोटा है, दो हिस्से में इसका जवाब दीजिएगा। पहला हिस्सा ये है कि एग्री डेरिवेटिव मार्केट में आप लोग पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी प्रोडक्ट है और आगे भी हो सकता है उस पाइपलाइन को अब बड़ा करें। और दूसरा, जिस तरह के बैन लगातार यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से लगाए जाते रहे, ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे पूरा मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है। दोनों पहलुओं पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जो भी परिस्थिति होती है उसके भीतर जो भी रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी नॉर्म्स होते हैं उसके भीतर ही, उसी दायरे में हमें काम करना है और उसके भीतर ही हम काम करते हैं। जहाँ तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम वॉल्यूम में और पार्टिसिपेशन में वृद्धि कर पाएँ, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं और चेष्टा यही रहती है कि उसमें और कैसे हम उसको ग्रो कर पाएँ। और नए प्रोडक्ट्स की भी हम स्टडी कर रहे हैं, और अगर कुछ समझ में आएगा कि उसमें से लॉन्च किया जा सकता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम रेगुलेटर के पास जाके और लॉन्च करना चाहेंगे। तो एग्री बास्केट भी अ, हालाँकि हमारे ओवरऑल टर्नओवर में वो छोटा है, लेकिन हमारे लिए उसका भी माइंड शेयर काफ़ी बड़ा है और हम यही चेष्टा करेंगे। भारत तो देखिए एक प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को भी अ, इक्वल अ, हिस्सा मिलना चाहिए हमारे एफर्ट का, और वो हम उसमें लगे। कोशिश भी हो रही है, उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक जो एक ब्लैंकेट बैन जो लगा हुआ था वापस करें। उसमें आपकी भी एक कमोडिटी है क्रूड पाम तेल, उम्मीद करते हैं कम से कम उसकी तो वापसी हो जाए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी प्लान्स क्या है, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से तैयार है। लगातार आपके टर्नओवर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और उसका फ़ायदा दिख भी रहा है। शुक्रिया सर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। हसमुख है गुजरात से,
क्रूड की 6,200 रुपए के स्ट्राइक की 162 में इन्होंने कॉल खरीद रखी है। 6,200 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास मनोज जी, 162 के प्रीमियम भाव पे इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए इनको? 130 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं विश्व मोहन जी, और एक दायरे में है कच्चा तेल। मेरा मानना है कि अगर यहाँ शाम के सत्र में 165-70 के आसपास के भाव मिले तो वहां पे एक बार निकलने की सलाह रहेगी, और 130 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे इनको मेंटेन करना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, ये सवाल पूछ रहे हैं। कॉपर में क्या करना चाहिए कृष्ण को मनोज जी? बहुत ही दायरे का ट्रेड है, और हम देख रहे हैं कि ऊपर में 872 874 के रेंज में एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है। तो अगर इनको फ्रेश अगर कोई रणनीति बनानी है तो 872 के स्तर मिलते हैं इंट्राडे में, तो वहां पे सेल कर सकते हैं 876 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 864 तक के रखे जा सकते हैं। ये सलाह कॉपर को लेकर है। राजेश शर्मा है हरियाणा से। क्रूड 20 लॉट इन्होंने शॉर्ट किया है, जानना चाह रहे कि अब क्या करना चाहिए, क्या करें मनोज जी? शॉर्ट की पोजीशन में अब बने रहने में फायदा है क्या? नहीं, एक दायरे का ट्रेड है, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से स्टेटमेंट्स यहाँ निकल करके आते हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिल रही है, लेकिन दायरे का ट्रेड है। तो शॉर्ट की पोजीशन में अगर कहीं भी भाव 6120-30 के आसपास आए तो वहां पे निकलने की सलाह रहेगी। एक जो रेंज है वो 6100 से 6245 की वर्तमान में कच्चे तेल में बनी हुई है। ये सलाह आपकी तरफ से राजेश जी के लिए है। खाजा है आंध्र प्रदेश से। सोने चांदी को मौजूदा लेवल पे खरीदना चाहिए क्या? मनोज जी क्या कहेंगे इनको? नहीं, वर्तमान लेवल पे नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था शो की शुरुआत में कि थोड़ा डिप मिलता है गोल्ड में 86,150 के आसपास, तो वहां पे बाय किया जा सकता है 85,920 के स्टॉप लॉस से 86,650 के लक्ष्य के लिए। वहीं जो सिल्वर का मार्च वायदा है वहां पे 94,400 से 94,000 के अगर रेंजेस मिलते हैं तो वहां पे बाय करें, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस 96,600 के आसपास बना हुआ है, तो वो लेवल के आसपास जब जब भी भाव आए वहां पे लॉन्ग की पोजीशन से मुनाफा वसूली करके निकलने की सलाह है। सर एक बार हर्ष के लिए फिर से एनजी का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। वापस से पूछ रहे हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस मनोज जी का क्या है नेचुरल गैस का? 345 के स्तर मिले तो वहां बाय कर सकते हैं 338 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य ऊपर में 358 के रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब नॉन एग्री में अब जिंक पर एक राय दे दीजिए सर। जिंक और एल्युमिनियम, इन दोनों में क्या लग रहा है आपको मनोज जी अब? एल्यूमिनियम में एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है, हालांकि ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो जो वर्तमान में रेंज है एल्यूमिनियम मार्च कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 256 से 264 का एक रेंज बना हुआ है। वहीं जिंक में भी यहाँ पे एक दायरा बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि 264 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहीं ऊपर में 274 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस है, तो लगभग ये 10 रुपए की रेंज जो है वो जिंक में बनी हुई है, और एल्यूमिनियम में भी लगभग 7-8 रुपए के दायरे में जो है ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो दायरे में है, अगर निचले स्तरों पर मिले कीमतें तो वहां पे फिर इसमें बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में जीरे पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। जीरे को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार का जो उत्पादन होगा वो 65 से 90 लाख बैग का है। अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग जो ग्राउंड पे सर्वे कर आए हैं उनका ये कहना है कि 65 से 90 लाख, ऊपरी बैंड 90 और नीचे में 65, और 20 लाख बैग के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक है, यानी कुल सप्लाई है वो करीब 1 करोड़ 10 लाख बैग के आसपास होने की संभावना है। पिछले साल का जो उत्पादन था वो 1 करोड़ 15 लाख बैग था और बम्पर उत्पादन था, और उसी की वजह से कैरी ओवर स्टॉक इतना ज़्यादा है, उसका दबाव भी दिख रहा है। क्या लग रहा है मनोज जी? हालांकि नई खबर ये आ रही कि जीरे में तापमान को लेकर जिस तरह से चिंताएं बनी है, तापमान बढ़ते जा रहे, हीट वेव की खबर भी हम चला रहे थे, क्या इससे जीरे के उत्पादन पर कुछ असर होगा और भाव को कुछ फायदा मिलने की संभावना है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हॉट वेदर कंडीशन रहती है तो जो बाद की जो सोइंग है उसमें यील्ड जो है वो प्रभावित हो सकती है, और जो उतारा है वो कम रह सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगले 7-8 दिनों में काफी कुछ स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी क्रॉप को लेकर के, और लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करें तो वो लिमिटेड नजर आती है। जीरे में जो मार्च का वायदा है 20,000, यहाँ पे एक हमको लगता है कि लोअर रेंज जो है वो रहनी चाहिए। वहीं अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है 19,500 से 20,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो वर्तमान लेवल से और अगर 500-700 रुपए की गिरावट आती है तो जीरे में जो है फ्रेश एंट्री की जा सकती है।
डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड नजर आती है और ग्रेजुअली हमारा मानना है कि पूरे वर्ष में फिर एक बार हम 25,500 तक जीरे को जाता हुआ देखेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड जीरे में फेवरेबल दिखता है। अगर वर्तमान लेवल से 500-700 की गिरावट आती है तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। ओके, तो ये सलाह जीरे को लेकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना चाहिए उनको कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।